क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इस दिखाई देने वाली सतह के ठीक नीचे सेलुलर लेवल पर आखिर कौन सी छिपी हुई दुनिया मौजूद है? ठीक है, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस अदृश्य दुनिया के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये बायोलॉजी की वो शाखा है जो बायोलॉजिकल टिश्यूज यानी ऊतकों की माइक्रोस्कोपिक बनावट का अध्ययन करती है। ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पूरे पूरे अंगों जैसे दिल, फेफड़े या दिमाग को देखा जाता है। हिस्टोलॉजी बस उसी एनाटॉमी का एक माइक्रोस्कोपिक रूप है। ये हमें दिखाती है कि वे सारे अंग वास्तव में किन चीजों से मिलकर बने हैं। आज के इस सफर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम सूक्ष्म ब्रह्मांड को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अदृश्य को तैयार कैसे किया जाता है। इसके बाद हम शरीर के 3 प्रमुख ऊतकों का दौरा करेंगे। एपिथेलियम यानी सीमा के रक्षक, कार्टिलेज जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर हैं, और आखिर में हड्डी जो हमारा मजबूत और जीवित ढांचा है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव यानी इस सूक्ष्म ब्रह्मांड की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इन टिश्यूज को करीब से देखें, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस दुनिया की खोज हुई कैसे। इतिहास पर नजर डालें तो 17वीं सदी में मार्सेलो मालपिघी ने कैपिलरीज या केशिकाओं का अध्ययन किया। फिर 1801 में जेवियर बिशट ने पहली बार ऊतक यानी टिश्यू का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। और फिर 1830 के दशक में सबसे बड़ा गेम चेंजर आया, जब पुरकिंजे ने माइक्रोटॉम नाम के एक हाई प्रिसिजन उपकरण का आविष्कार किया। बस यहीं से हिस्टोलॉजी के एक नए युग की शुरुआत हुई। अब बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की ओर, अदृश्य को तैयार करना। सच तो यह है कि किसी भी टिश्यू को यूं ही माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर नहीं देखा जा सकता। इसके रहस्य खोलने के लिए हमें ऊतकों को समय में फ्रीज करना होता है। इसके लिए लेबोरेटरी में एक खास प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आता है फिक्सेशन, जहां फॉर्मेलिन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर को सुरक्षित किया जाता है। फिर एम्बेडिंग, जहां सपोर्ट के लिए टिश्यू को पैराफिन वैक्स में डाला जाता है। इसके बाद सेक्शनिंग के जरिए माइक्रोटॉम से इसके बेहद पतले स्लाइस काटे जाते हैं। और अंत में स्टेनिंग, यानी इसमें रंग या कंट्रास्ट मिलाया जाता है ताकि हर एक फीचर साफ साफ उभर कर दिखे। जरा सोचिए, ये 5 से 15 का नंबर क्या हो सकता है? खैर, ये 5 से 15 माइक्रोमीटर है। ये उस स्लाइस की मोटाई है जिसे लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए काटा जाता है। यकीन मानिए, ये इंसान के एक बाल से भी कई गुना ज्यादा पतला होता है, और इतने पतले स्लाइस से ही रोशनी आर पार हो पाती है, जिससे हमें अंदर की दुनिया साफ दिखाई देती है। अब स्टेनिंग यानी रंगने की बात करें तो H&E या हेमाटोक्सिलिन और इयोसिन सबसे आम और मशहूर स्टेन है। हेमाटोक्सिलिन सेल के न्यूक्लियस को एक गहरा नीला रंग देता है, जबकि इयोसिन साइटोप्लाज्म को सुंदर गुलाबी रंग में रंग देता है। यही वजह है कि जब भी किसी मेडिकल बुक में माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देखी जाती हैं तो वो ज्यादातर इन्हीं नीले और गुलाबी रंगों में नजर आती हैं। हमारी सफारी का अगला पड़ाव है शरीर का पहला प्रमुख ऊतक, एपिथेलियम। इन्हें हमारे शरीर के सिलेक्टिव बैरियर या सीमा के रक्षक कहना बिल्कुल सही होगा। एपिथेलियल ऊतकों को समझना काफी लॉजिकल है। प्रकृति ने परतों और आकार को मिलाकर एक बेहतरीन सिस्टम तैयार किया है। अगर कहीं तेजी से डिफ्यूजन यानी गैसों का आदान प्रदान करना है तो वहां एक परत वाले सिंपल स्क्वामस या चपटे सेल का उपयोग होता है। लेकिन जहां रगड़ या चोट का खतरा ज्यादा होता है, वहां स्ट्रैटिफाइड यानी कई परतों वाले सेल काम आते हैं, जो शानदार मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह क्यूब जैसे क्यूबॉइडल और लंबे कॉलमनर सेल्स सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बने होते हैं। यानी शेप और लेयर्स का कॉम्बिनेशन सीधे तौर पर उनके काम को तय करता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। एपिथेलियल कोशिकाएं हाईली पोलराइज्ड यानी अत्यधिक ध्रुवीकृत होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सेल के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। एपिकल डोमेन बाहरी दुनिया या ल्यूमन की तरफ होता है। लैटरल डोमेन वो साइड वाली सतहें हैं जो पड़ोसियों के साथ मजबूती से जुड़ती हैं। और बेसल डोमेन वो निचली सतह है जो बेसमेंट झिल्ली से जुड़ी होती है। दिशाओं का ये बंटवारा इनके सही ढंग से काम करने के लिए एकदम जरूरी है। एपिथेलियम की सुरक्षा दीवार से आगे बढ़ते हुए अब हम शरीर के कुशनिंग सिस्टम में प्रवेश कर रहे हैं, कार्टिलेज यानी शरीर के शॉक एब्जॉर्बर। अब जरा हाइलिन कार्टिलेज की इस खूबसूरत संरचना पर गौर करें। ये जो छोटी छोटी आकृतियां दिख रही हैं ना, वे चोंड्रोसाइट्स हैं। और देखिए कि वे कैसे छोटे छोटे छेदों या गुहाओं के अंदर बैठे हैं। इन गुहाओं को लैक्यूने कहा जाता है। ये विशाल गुलाबी हिस्सा उनका मैट्रिक्स है। ये बिल्कुल किसी जेली की तरह काम करता है, जो झटकों और दबाव को सहने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आखिर कार्टिलेज बढ़ता कैसे है? पेरिकॉन्ड्रियम नाम की बाहरी परत एक ट्रांजिशन लेयर की तरह काम करती है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे पेरिकॉन्ड्रियल फाइब्रोब्लास्ट सेल धीरे धीरे चॉन्ड्रोब्लास्ट में बदल रहे हैं, जो बाद में गहरे अंदर जाकर परिपक्व चॉन्ड्रोसाइट्स बन जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली निर्माण प्रक्रिया है जो हमारे टिश्यूज को ताज़ा बनाए रखती है।
हालांकि सारे कार्टिलेज एक जैसे नहीं होते। अगर हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज की तुलना करें तो हाइलिन कार्टिलेज जोड़ों और श्वसन पथ में होता है। ये मजबूत है क्योंकि इसमें टाइप 2 कोलेजन बहुत होता है। लेकिन कान को मोड़ने पर वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है ना? ये इलास्टिक कार्टिलेज का कमाल है क्योंकि इसमें कोलेजन के अलावा इलास्टिन नाम का प्रोटीन भी होता है। मैट्रिक्स में बस एक छोटे से बदलाव से ऊतक का पूरा काम ही बदल जाता है। चलिए अब अपनी सफारी के अंतिम गंतव्य पर चलते हैं, हड्डी, जो हमारे शरीर का एक जीवित और बेहद मजबूत ढांचा है। हड्डी के बारे में सोचते ही अक्सर किसी सूखी और बेजान चीज का ख्याल आता है, लेकिन हिस्टोलॉजी हमें बताती है कि बोन मैट्रिक्स सच में एक रासायनिक चमत्कार है। ये टाइप 1 कोलेजन के लचीलेपन और हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम के कैल्शियम फॉस्फोरस क्रिस्टल की कठोरता का एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है। यही वजह है कि हड्डियां किसी कंक्रीट जितनी मजबूत होने के बावजूद काफी हल्की होती है। और इस मजबूत ढांचे के पीछे 3 बहुत ही खास सेलुलर आर्किटेक्ट्स का हाथ है। हड्डी कोई पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक जीवित ऊतक है। ऑस्टियोब्लास्ट वे कोशिकाएं हैं जो मैट्रिक्स के जैविक घटकों को बनाती हैं। ऑस्टियोसाइट्स वे परिपक्व कोशिकाएं हैं जो लैक्यूने के अंदर रहकर हड्डी की निगरानी करती हैं। और सबसे दिलचस्प है ऑस्टियोक्लास्ट। ये विशाल कोशिकाएं पुरानी हड्डी को तोड़ने और सोखने का काम करती हैं ताकि उसकी जगह नई हड्डी बन सके। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए इस प्रक्रिया पर ध्यान दें। अस्थि अवशोषण या बोन रिजॉर्प्शन वाले क्षेत्रों में ऑस्टियोक्लास्ट मैट्रिक्स में एंजाइम द्वारा उकेरे गए गड्ढों के भीतर मौजूद होते हैं, जिन्हें हाउस शेप लैकिने कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ऑस्टियोक्लास्ट एसिड और एंजाइम का उपयोग करके ठोस हड्डी को पिघला रहे हों। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर इस वक्त ऐसी अनगिनत माइक्रोस्कोपिक कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं जो शारीरिक ढांचे को लगातार नया और मजबूत बना रही हैं।